साहित्य में नोबेल जीतने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित कहानी कंकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं कहानी कंकाल। जिस कमरे के अंदर हम तीनों बचपन के साथी सोते थे, उसके बराबर के कमरे की दीवार पर एक नर कंकाल टंगा हुआ था। रात को हवा से उसकी हड्डियां खड़खड़ाया करती थीं। हमें उन हड्डियों को दिन के वक्त में हिलाना पड़ता था। कारण था, हम लोग तब पंडित जी से मेघनाद वध काव्य तथा कैम्पबेल स्कूल के एक विद्यार्थी से हड्डियों की विधा पढ़ा करते थे। हमारे बुजुर्ग चाहते थे कि हम लोग एकाएक सारी विद्याओं को दिमाग में उतार डालें। उनका वह लक्ष्य कहाँ तक पूरा हुआ, यह बात जो हम जानते हैं उनके सामने प्रकट करना बेकार की बात है, और जो नहीं जानते उनसे छिपाया जाना भी अच्छा है। उनके बाद बहुत समय गुजर चुका था। इस बीच में उस घर से कंकाल और हम लोगों के मस्तिष्क से हड्डियों की विधा निकलकर न जाने कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं लग सका। थोड़े दिन पहले एक रोज रात को किसी कारण से और किसी जगह ना मिलने से उसी कमरे में सोना पड़ा जिसमें किसी जमाने में कंकाल टंगा था। आदत ना होने की वजह से मुझे नींद नहीं आई। करवट बदलते बदलते गिरजा की घड़ी में बड़े बड़े लगभग सभी घंटे बज गए। इतने में घर के एक कोने में जो तेल का चिराग जल रहा था, वह भी 5-1 मिनट बुत बुत करके बिल्कुल बुझ गया। इसके कुछ पहले हमारे घर में 2-1 मौतें हो चुकी थीं। इसी से इस दिए के बुझते ही मौत की याद आ गई। पता हुआ, यह जो आधी रात के समय के दिए की लौ घने अंधेरे में बिला गई, प्रकृति के लिए जैसी यह है वैसी मनुष्य की छोटी छोटी प्राण शिखाएं हैं, जो कभी दिन में कभी रात में अचानक बुझकर हमारी याद से हमेशा के लिए मिट जाती हैं। क्रमशः उस कंकाल की बात याद आ गई। उसकी जीवित हालत के विषय में कल्पना करते करते सहसा ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई चेतन पदार्थ अंधेरे घर में दीवार टटोलता हुआ मेरी मसहरी के चारों ओर घूम रहा हो। उसकी गहरी सांस खुद मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वह कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा हो। मैंने निश्चित समझ लिया कि यह सब कुछ मेरे नींद से दूर गरमाए हुए मस्तिष्क की कल्पना है, और मेरे ही माथे में भन्नाता हुआ जो खून दौड़ रहा है, वही पैरों की आहट की आवाज़ पैदा कर रहा है। किंतु फिर भी भय के मारे रोंगटे खड़े हो उठे। इस व्यर्थ के डर को जबरदस्ती दूर करने के इरादे से मैं बोला, कौन है? पाँव की आहट चलती हुई मेरी मसहरी के पास आकर थम गई और एक जवान सुन पड़ा, मैं हूँ। मेरा वह कंकाल कहाँ गया? उसे खोजने आई हूँ। मैंने सोचा कि अपनी काल्पनिक रचना के आगे डरना डराना कुछ मायने नहीं रखता, और गाप तकिए से जोर से चिपट कर मैंने हमेशा के परिचित की प्रकाश सहज स्वर में कहा, वाह, आधी रात के वक्त काम तो खूब ढूंढ निकाला है। अब उस कंकाल से तुम्हें क्या मतलब? अंधेरे में मसहरी के बहुत ही निकट आकर उसने कहा, खूब कहा। अरे, मेरी छाती की हड्डियां तो उसी में थीं। मेरा 26 साल का यौवन तो उसी के चारों तरफ फूल की तरह खिला हुआ था। फिर अब उसको एक बार देखने की तबीयत न होती है? मैंने उसी समय कहा, हाँ, बात तो ठीक है, तो तुम ढूंढो जाओ, मैं जरा सोने की कोशिश करूं। उसने कहा, तुम अकेले ही हो क्यों? तो जरा बैठ जाऊं, आज जरा बातचीत होने दो। आज से 35 वर्ष पहले मैं भी आदमियों के पास बैठकर आदमियों की तरह ही गपशप किया करती थी। ये 35 वर्ष मैंने सिर्फ शमशान की वीरान हवा में हो करते हुए बिताए हैं।
आज तुम्हारे निकट बैठकर और एक बार आदमियों की तरह गपशप कर लूं। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मौसहरी के समीप आकर बैठ गई और कोई चारा न देख मैंने जरा उत्साह के साथ ही कहा, हाँ यह ठीक है, ऐसा कोई किस्सा छेड़ो जिससे तबीयत खुश हो जाए। उसने कहा, सबसे बढ़कर मज़े का किस्सा सुनना चाहते हो तो मैं अपने जीवन की कहानी सुनाती हूँ। गिरजाघर की घड़ी में टन टन 2 बजे। वह कहने लगी, जब मैं इंसान थी और छोटी थी तब एक व्यक्ति से मैं यम की तरह डरती थी। वे थे मेरे पति। मछली को कांटे में फंसा लेने पर वह जैसे फड़फड़ाती है, मैं भी वैसे ही कुछ तड़पती थी। मुझे तब ऐसा तजुर्बा होता जैसे कोई एक बिल्कुल अजनबी आदमी स्नेह जल से भरे मेरे जन्म जलाशय से मुझे कांटे में फंसाकर खींचे लिए जा रहा हो। अब तो किसी तरह उसके हाथ से छुटकारा नहीं मिलने का। शादी के 2 महीने पश्चात ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। घर वालों और नाते रिश्तेदारों ने मेरी ओर बहुत कुछ शोक विलास किया। मेरे ससुर ने बहुत से लक्षण मिलाकर सास से कहा, हथियारों में जिसे विषकन्या कहा गया है मैं वही हूँ। यह बात मुझे अभी तक बिल्कुल साफ तौर से याद है। सुनते हो, कहानी कैसी लग रही है? मैंने कहा, अच्छी है। कहानी के प्रारंभ में तो बड़ा मज़ा आएगा, तो सुनो। आनंद से मायके लौट आए। धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। लोग मुझसे छिपाते थे मगर मैं खूब अच्छी तरह जानती थी कि मुझ जैसी खूबसूरती सरलता से नहीं मिलती। क्यों, तुम्हारी क्या राय है? हो सकता है, मगर मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। मेरा उत्तर सुनती वह ठहाका मारकर हंस पड़ी और फिर कहने लगी, देखा नहीं? क्यों, मेरा वह कंकाल मैं तुमसे उपहास कर रही हूँ। तुम्हारे सामने मैं कैसे साबित करूं कि मेरी उन आँखों की खोखली हड्डियों के भीतर कमान से खींची हुई भौरे सी काली बड़ी बड़ी 2 आँखें थीं और उन रंगीन होठों पर जो मीठी मीठी मुस्कान थी उसकी अब इन उथले हुए दांतों की विकट हंसी के साथ किसी प्रकार बराबरी नहीं हो सकती। मैं कैसे बताऊं कि उन्हीं इन्हीं गिनी लंबी सूखी हड्डियों के ऊपर इतना सुडौलपन था और यौवन की इतनी सुघड़ कोमर मुश्किल पूर्णता खिलती रहती थी कि तुमसे कहने में मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी। मेरे उस शरीर के कंकाल से दृष्टियों की विद्या सीखी जा रही है। यह बात उस समय से बड़े बड़े डॉक्टरों के दिमाग में भी ना आती थी। मुझे खूब याद है, एक डॉक्टर ने अपने एक खास दोस्त से मुझे कनक चंपा उपाधि दी थी। उसका अर्थ यह था कि संसार के और सब आदमी हड्डियों की विधा और जिस्म के तत्व के उदाहरण बन सकते हैं, किंतु मैं ही सिर्फ एक ऐसी हूँ कि जिसे खुशबूदार सुंदर फूल के अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कनक चंपा के अंदर क्या कोई कंकाल होता है? मैं जब चलती तो मुझे ऐसा लगता जैसे हीरे को हिलाने से उसके चारों ओर उजाला चमचमाता है। मेरे जिस्म के जरा से हिलाने डुलाने में जैसी ही सौंदर्य की चमक मानो अनेक स्वाभाविक हिल्लोरों में चारों ओर बिखरी पड़ती हो। कभी कभी मैं बहुत देर तक अपने हाथ देखा करती, देखती कि दुनिया के सारे उद्धृत पौरुष के मुंह में लगाम डालकर मिठास से उन्हें बस में कर सकते थे। ऐसे हाथ थे वे। सुभद्रा जब अर्जुन को लेकर बड़े गर्व से साथ अपने विजय रथ को हैरान 3 लोग के बीच से होकर चला ले गई थी, तब शायद उसके ऐसे ही 2 स्थूल सुडौल भुजाएं, गुलाबी हथेलियां तथा लावण्य शिखा के समान उंगलियां थीं। लेकिन हाय, मेरे उस बेशर्म बेपर्दा निराभरण हमेशा के बूढ़े कंकाल ने तुम्हारे सामने झूठी गवाही दी है मेरी। तब मैं विवश थी, कुछ बोल ना सकती थी, इसलिए सारे संसार में मेरा सबसे अधिक गुस्सा तुम ही पर है।
ऐसा मन में आता है कि अपने उस 16 वर्ष के जीवित यौवन के ताप से तपे हुए ललाई युक्त रूप को एक बार तुम्हारी आंखों के सामने रख दूं, बहुत रोज के लिए तुम्हारी आंखों की नींद छुड़ा दूं, तुम्हारी हड्डियों की विधा की अस्थिर करके देश निकाला दे दूं। मैंने कहा तुम्हारा शरीर होता तो मैं तुम्हारा शरीर छूकर कहता कि उस विद्या का रत्ती भर भी ज्ञान अब मेरे दिमाग में नहीं है। तुम्हारा वह दुनिया को मोह लेने वाले यौवन का रूप निशीथ रात्रि के उस अंधेरे पट पर चमचमाता खिल उठा है। बस अब ज्यादा ना कहलवाओ, वह कहने लगी। मेरी कोई सखी सहेली नहीं थी। भैया ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वे शादी न करेंगे। घर में केवल मैं ही अकेली थी। बागीचे में पेड़ के नीचे बैठी बैठी मैं सोचा करती, पूरी दुनिया मुझ में ही प्रेम करती है। आकाश के तारे मुझे ही देखा करते हैं। हवा छल से बार बार गहरी सांस के रूप में मेरी बगल से निकल जाती है। जिस घास पर पांव पसारे बैठी हूँ उसमें अगर चेतना होती तो वह भी मुझे पाकर फिर से अचेत हो जाती। मुझे पता होता संसार के सारे युवक उस घास के रूप में दल बांधकर शांतिपूर्ण निकट खड़ी हैं और दिल में बिना कारण न जाने कैसी एक वेदना का अनुभव करती रहती। मेरे भैया के मित्र शशि शेखर जब मेडिकल कॉलेज की आखिरी परीक्षा पास करके पहुँचे तो वे ही हमारे घर के डॉक्टर हुए। पहले मैं उन्हें ओड में से छिपकर कितनी ही बार देख चुकी थी। भैया बड़े अजीब व्यक्ति थे। दुनिया को मानो वे अच्छी प्रकार देख ना सकते थे। समझो दुनिया उनके लिए बहुत खुली हुई ना थी, इसलिए हटते हटते वे बिल्कुल उसके एक तट पर जा पहुँचे थे। उनके दोस्तों में बस एक शशि शेखर ही थे, इसलिए बाहर के युवकों को मैं सिर्फ शशि शेखर को ही हमेशा से देखती आई थी। और जब मैं शाम के वक्त फूलों के पेड़ के नीचे सम्राज्ञी की तरह आसन जमा कर बैठती तब ऐसा लगता जैसे सारे संसार के पुरुष जाति शशि शेखर की मूर्ति धारण करके मेरे पैरों के पास आकर सहारा लेना चाहते हैं। सुन रहे हो कहानी कैसी मालूम होती है? मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मालूम होता है मैं अगर शशि शेखर पैदा होता तो अच्छा होता। और वह कहती गई, पहले पूरी कहानी सुन तो लो। एक रोज की बात है, बदली से भरा दिन था, मुझे बुखार चढ़ा। डॉक्टर साहब देखने आए। यही उसकी और मेरी सर्वप्रथम भेंट थी। मैं खिड़की की तरफ मुँह किए लेटी थी, जिससे सूरज डूबने की लाल आभा चेहरे पर पड़ी और उनका फीकापन जाता रहा। डॉक्टर ने घर में घुसते ही मेरे मुंह की ओर एक बार देखा और मैंने तो मन ही मन अपने को डॉक्टर मानकर कल्पना से उनके मुंह की तरफ देखा। शाम के गुलाबी उजाले में नरम तकिए पर लापरवाही से पड़ा हुआ वह मुख मुझे कुछ मुरझाया हुआ सा कोमल फूल के जैसा महसूस हुआ। बिखरे हुए घुंघराले बाल माथे पर उड़ रहे थे। लज्जा से झुकी हुई बड़ी बड़ी आँखों के कपोलों पर छाया डाल रहे थे। डॉक्टर ने नरमी से हाथ मुलायम आवाज़ में भैया से बताया, एक बार नाड़ी देखनी होगी। मैंने रेशमी फर्द में अपना थका हुआ गोल मटोल गोरा हाथ बाहर निकाल दिया। एक बार हाथ को निहार कर देखा, उसमें अगर नीले रंग की कांच की चूड़ियाँ पहने होती तो वह और भी अधिक अच्छा लगता। रोकी का हाथ थामकर नाड़ी देखने में डॉक्टर की ऐसी शरारत मैंने पहले कभी न देखी न सुनी थी। उन्होंने छूने से डरती तथा कांपती हुई उंगलियों से मेरी नाड़ी देखी। वे मेरे बुखार की गर्मी समझ गए और मैंने उनकी मन की नाड़ी कैसी चल रही है इसका थोड़ा थोड़ा एहसास पाया। क्यों यकीन नहीं होता? मैंने कहा, न विश्वास करने का कोई कारण भी नहीं दिखता। आदमी की नाड़ी हर वक्त एक सी नहीं चलती। वह कहने लगी,
धीरे धीरे और भी 2-4 बार मरीज और स्वस्थ होने के बाद एक रोज़ मैंने देखा कि मेरी शाम की मन की सभा में संसार के करोड़ों व्यक्तियों की संख्या घटते घटते आखिर में एक पर आकर ठहर गई। मेरी दुनिया करीब करीब सूनी सी हो गई। दुनिया में केवल एक डॉक्टर, एक रोगी बचा रहा। शाम होते ही मैं चुपके से उठकर बसंती रंग की साड़ी पहनती, अच्छी प्रकार जूड़ा बांधती, उस पर बेला की पुष्पों की माला लपेटती और फिर एक दर्पण लेकर बागीचे में जा बैठती। क्यों? अपने को देख देख कर क्या शांति नहीं होती थी? सचमुच नहीं होती थी, क्योंकि मैं स्वयं को नहीं देखती। मैं तब अकेली बैठकर दो हो जाती। मैं तब डॉक्टर बनकर खुद को खूब निहार निहार कर देखती, देखकर मोहित हो जाती, खूब प्रेम करती, लाड़ प्यार करती और फिर भी दिल के अंदर गहरी सांस उठ उठ कर शाम को आंधी की भांति साए साए करके हाहाकार उठती। तब से मैं अकेली नहीं रही। जब चलती तो नीचे को नज़र डालकर निहार निहार के देखती कि पैरों की उंगलियां धरती पर कैसे पड़ती हैं और सोचती, इन पैरों का रखना मेरे नए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले डॉक्टर को कैसा लगता होगा। खिड़की के बाहर दोपहरी धाएं धाएं करती रहती। एक प्रकार का गर्म सन्नाटा था। कहीं भी कोई शोरगुल नहीं। बीच बीच में एक आध चील काफ़ी दूर आसमान में चींची करती हुई उड़ जाती और हमारे बगीचे की चार दीवारी के बाहर खिलौने वाले गीत के स्वर में चाहिए खिलौना, चाहिए चूड़ी, चाहिए बोलता जाता। मैं स्वयं तब अपने हाथ में बिछौना करके उस पर एक धुली हुई सफ़ेद भारी चादर बिछाकर सो जाती और अपनी एक उखड़ी हुई बाह को कोमल बिछौने पर अनादर से रखकर सोचती। इस हाथ को इस तरह से रखते हुए मानो किसी ने देख लिया, मानो किसी ने दोनों हाथों से उठा लिया, मानो धीरे धीरे वह लौटा जा रहा है। सुनते हो? मान लो यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाए तो कैसा रहे। मैंने बताया अच्छा ही रहेगा। वैसे अधूरी तो रह जाएगी, पर मन ही मन पूरी करने में बाकी की रात मज़े से कट जाएगी। उसने कहा किंतु इससे कहानी काफ़ी गंभीर हो जाएगी। इसका मज़ा फिर कहाँ रहेगा। इसके अंदर का कंकाल अपने सारे दांत किटकिटाता हुआ कहाँ दिखाई देगा। हाँ, फिर उसके बाद सुनो जरा। प्रैक्टिस बढ़ते ही डॉक्टर ने हमारे मकान के नीचे एक दवाखाना खोल दिया। तब फिर मैं उनसे हंसी हंसी में कभी दवा की बात, कभी जहर की बात, कभी व्यक्ति की सरलता से कैसे मर सकता है, यही सब ऊटपटांग बातें पूछती रहती। डॉक्टर के बारे में डॉक्टर का मुंह खुल जाता। सुनते सुनते खामोश मानो परिचित घर के आदमी की तरह हो गई। फिर तो मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें दुनिया में मालूम होने लगीं, प्रेम और मौत। सुनो, मेरी कहानी अब करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। अब अधिक देर नहीं है। मैंने मुलायम स्वर में कहा। रात भी करीब करीब ख़त्म हो गई। वह कहने लगी, हाँ तो कुछ रोज से देखा कि डॉक्टर साहब बड़े अनमने से रहने लगे हैं। मेरे से तो बहुत ही झेपते हैं। एक दिन देखा कि वे कुछ अधिक ठाठ बाट से सज धज करके भैया के निकट आए और उनसे बग्घी मांगने लगे। रात को कहीं जाएंगे आप? मुझसे रहा ना गया। भैया के निकट जाकर बातों ही बातों में मैंने पूछा, भैया डॉक्टर साहब आज बग्घी लेकर कहाँ जा रहे हैं? संक्षेप में भैया बोले, मरने। मैंने कहा, बताओ ना भैया। उन्होंने पहले ही बनिस्पत कुछ और खुलासा करके बताया, शादी करने। मैंने कहा, वाकई? और खूब खिलखिलाकर हंसने लगी। धीरे धीरे पता हुआ कि इस ब्याह में डॉक्टर को 12,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन मुझसे बात छिपाकर मुझे जलील करने के क्या अर्थ है। मैंने क्या उनके पैरों को पकड़कर कहा कि ऐसा कार्य करने मैं छाती फाड़कर मर जाऊंगी। पुरुषों का यकीन नहीं। दुनिया में मैं सिर्फ एक ही मनुष्य देखा है और एक ही क्षण में
उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। डॉक्टर मरीज को देखकर जब घर लौट आए तो मैंने खिलखिलाकर खूब हंसते हुए कहा, क्या डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आज आपकी शादी होने वाली है। मेरी हंसी देखकर डॉक्टर केवल शर्माए ही नहीं बल्कि उनका चेहरा फक पड़ गया। मैंने पूछा, गाजे बाजे कुछ नहीं बुलाए क्या? सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, शादी क्या इतने मज़े की वस्तु है? हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गई। मैंने ऐसी बात तो पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने कहा, इसलिए नहीं होगा, बाजी होने चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, पूरा पूरा ठाट बाट तो होना चाहिए। उसके पश्चात भैया को मैंने ऐसा विचलित कर डाला कि भैया उसी वक्त धूमधाम से बारात निकालने की तैयारी में लग गए। मैं बार बार एक ही बात छेड़ने लगी कि बहू के घर आने के बाद क्या होगा, मैं क्या करूँगी। डॉक्टर से मैं पूछ बैठी, अच्छा डॉक्टर साहब, तब भी क्या आप इसी प्रकार रोगियों की नाड़ी मसलते फिरेंगे? यद्यपि मनुष्य का और विशेष पुरुष का मन दिखाई नहीं देता, फिर भी मैं पक्के विश्वास से कह सकती हूँ कि मेरी बात डॉक्टर की छाती में शूल की प्रकार चुभ कर रह गई होगी। बहुत रात गुजरने लगी थी। शाम के वक्त डॉक्टर छत पर बैठे भैया के साथ दो एक गिलास शराब पी रहे थे। दोनों आदमी इस काम के थोड़े थोड़े आदी थे। धीरे धीरे आसमान में चांद उगलने लगा। मैं हंसती हुई ऊपर पहुंची, कहने लगी, डॉक्टर साहब भूल गए क्या, चलने का वक्त हो गया है। एक बात मैं कहना भूल गई, इस मध्य में छिपकर दवा खाने में जाकर थोड़ा सा सफ़ेद चूरा ले आई थी। छत पर पहुंचते ही दोनों की नज़र बचाकर मैंने डॉक्टर के गिलास में मिला दिया। सफ़ेद चूरे को खाने से व्यक्ति मर जाता है, मैंने डॉक्टर से ही जान लिया था। डॉक्टर ने एक सांस में पूरा गिलास खाली करके मेरे मुंह की तरफ दिल को छू लेने वाली नज़र डालकर भीगे हुए गदगद गले से कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। शहनाई बजने लगी। नीचे उतरकर मैंने एक बनारसी साड़ी पहनी तथा जितने भी गहने मेरे संदूक में बंद रहते थे सब के सब निकाल कर पहन लिए। मांग में काफ़ी अच्छी तरह सिंदूर भर लिया और फिर अपने उसी मौलसरी के पेड़ के नीचे बिछौना बिछाकर लेट गई। काफ़ी सुहानी रात थी। सफ़ेद चांदनी चारों तरफ छिटक रही थी। सोती हुई दुनिया की थकावट दूर करती दक्षिणी हवा चल रही थी। मौलसली और बेला की खुशबू से सारा बगीचा महक रहा था। शहनाई की धुन धीरे धीरे जब दूर होती चली गई, चांदनी जब अंधेरे का रूप धारण करने लगी, मेरा वह मौलसरी का वृक्ष, बगीचा, ऊपर का आसमान, नीचे का मेरा वह अजन्म काल का घर द्वार, सब कुछ को लेकर जगत जब मेरे चारों ओर से माया की तरह बिछाने लगी, तब मैं आंखें मूंद कर हंसने लगी। इच्छा थी जब लोग मुझे आकर देखें तो मेरी वह हंसी रंगीन नशे की तरह मेरे होठों पर ज्यों की त्यों लगी रहे। बस यही इच्छा थी, अपनी उस हंसी को यहाँ से मैं अपने साथ लेती जाऊँ तथा वहाँ जब मैं अपने मिलन के सुहाग कक्ष में धीरे से प्रवेश करूं तब तक वह ऐसी ही बनी रहे। पर कहाँ गया मेरा वह सुहाग कक्ष, कहाँ गया मेरा वह मिलन का रंगीन खूबसूरत वेश। अपने अंदर के डर से एक खटखट की आवाज़ सुनकर मैं जाग गई। देखा तो मुझे लेकर लड़के हड्डियों की विद्या सीख रहे हैं। वक्ष के अंदर जहाँ सुख दुख धुक धुक करता रहता है था और एक एक करके हर दिन जहाँ यौवन की कलियाँ मुस्कुराती हुई खिला करती थी, वहाँ वैद दिखा दिखा कर किसी हड्डी का क्या नाम है यह सीखा जा रहा है। सुनो, मैंने जो अपने सारे दिल को निचोड़कर अपने उन होठों पर आखिरी हंसी खिलाई थी, उसका कोई निशान तुम्हें दिखाई दिया था क्या? कहानी कैसी लगी? मैंने कहा, बड़े मज़े की। इतने में कौआ बोल पड़ा। मैंने पूछा, अभी उपस्थित हो क्या? कोई उत्तर ना मिला। घर में
सुबह की सुहानी रोशनी चमक